नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूपीएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जैसे कि एएफओ, एडीओ, नाबार्ड, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो क्लाइमेट क्या है और इसकी एग्रीकल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर के ऊपर जो आपका क्लाइमेट का इम्पैक्ट है उसको जो है हम लोग एक प्रकार से ऑप्टिमाइज करते हुए और बेस्ट और एक इफेक्टिव प्रोडक्शन वहां से ले सकें। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो क्लाइमेट। देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो अब इस वेजिटेशन को ग्रो करवाने के लिए आपको पता है कि हर एक लोकलाइज्ड कंडीशन के अंदर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और इस एनवायरनमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे सॉइल है जिसके अंदर प्लांट आपका ग्रो करता है, सबसे पहले सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसको सॉइल की प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती ही हैं, लेकिन साथ में उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां उसको लगाया जा रहा है उसके आसपास में आपका टेम्परेचर क्या कितना है, इसके अलावा सोल रेडिएशन कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, सॉइल के अंदर आपका सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस सीड के जर्मिनेशन से लेके जब तक हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेते तब उसको इम्पैक्ट करते हैं, या फिर उसके जर्मिनेशन से लेके उसकी ग्रोथ तक और उसके बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये जो फैक्टर्स हमारे हैं ये एक जनरल कंडीशन में, जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में भी हम देखते हैं या किसी भी एग्रीकल्चर एरिया में जहां भी आप लाओगे जाओगे इंडिया या वर्ल्ड के अंदर, आपको हर रीजन के अंदर एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और हर एक रीजन का जो लोकलाइज्ड क्लाइमेट है वो वहां की वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है। अब उसके अंदर आपको पता है कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस या उसमें किसी भी प्रकार से जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है उसको इम्पैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं कि जो माइक्रो क्लाइमेट आपका है वो क्या है। तो देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आपको पता है कि वेदर कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली मौसम के अंदर या वेदर के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे आज प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे वेदर क्लाइमेटीज हैं या वेदर के एब्रीवेशंस हैं जिनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। आज इनकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर भी पड़ता चला जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, एक रीसेंट डेटा है उसके अनुसार पता चला है कि ड्रोट से लगभग आप ये कह सकते हो 34% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ड्रोट का मतलब क्या होता है? सूखा, है ना, जिसका मतलब है कि मॉइस्चर की कमी होने की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर ये कह सकते हो सॉइल में मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपकी क्रॉप को या एग्रीकल्चर प्लांट को जितनी वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें तो कुछ और एक्सट्रीम कंडीशंस है, जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट है, हीट एंड कोल्ड वेव्स है, हेलस्टॉर्म है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, साइक्लोन है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मतलब खासकर जो नॉर्दर्न रीजन है या नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई या फिर हेलस्टॉर्म देखने को मिले, यानी कि ओलावृष्टि हुई, तो उसकी वजह से फसलें खराब हो गई और ये कह सकते हो कि आग भी कई बार लग जाती है। तो ये सारी की सारी नेचुरल या फिर ये कह सकते हो मैन मेड इवेंट्स होते हैं जो कि एक एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ में जो आपका सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इज लाइकली टू हैव द एडवर्स इंपैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी ड्यू टू शॉर्टन द क्रॉप ड्यूरेशन एंड इंक्रीज द रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आज प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है कि लगभग जो ग्लोबल टेम्परेचर है आपका एनवायरनमेंट के अंदर वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो चुका है। और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है और इसके अंदर जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी के साथ में जो आपका रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो अनइवन प्रेसिपिटेशन पैटर्न आर एक्सपेक्टेड टू एनहेंस ईयर टू ईयर यील्ड फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स। अब देखो क्या है कि जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या है? एक प्रकार से आपका जो वाटर है वो किसी भी फॉर्म में जब अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, चाहे वो रेनफॉल है, ड्रिजलिंग है या स्नोफॉल है, ये सारी ही फॉर्म जो हम देखते हैं या हेलस्ट्रॉम है,
इनको हम लोग प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। अब लगातार अगर बारिश होती है तो उसकी वजह से फ्लडिंग कंडीशन देखने को मिलेगी, और अगर ये बारिश नहीं होती है या लंबे टाइम तक जब आपका मानसून टाइम होता है और उस टाइम पर बारिश नहीं आ पाती है तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर ड्रॉट की कंडीशन अकर करती है। लेकिन ड्रॉट अलग अलग फॉर्म के अंदर हमें समझ में आती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट है ना। लेकिन उसमें एग्रीकल्चरल ड्रॉट या ये कह सकते हो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इन सभी का इंपैक्ट ओवरऑल ये कह सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्लांट्स को या क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए एक इफेक्टिव या रिक्वायर्ड वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी तो वहां पर आपका प्लांट उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा। अब उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट। तो माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है कि जो आपके जिस एनवायरमेंट के अंदर हम लोग क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं उसके सराउंडिंग में जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, चाहे हम लोग वहां पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सोइल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, ये आपका इंपैक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। और इसमें ये कह सकते हो इसकी वजह से क्या रेगुलेट होता है आपका प्लांट की ग्रोथ, और इसके साथ साथ में डिटरमाइन द प्लांट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन द प्लांट एंड इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। मतलब आपके प्लांट और उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर किस प्रकार से प्लांट अपना जो फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो प्रोसेस अकर करता है या फिर उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस अकर होती हैं उसमें किस प्रकार से ये क्लाइमेटिक जो आपके एलिमेंट है वो रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ये देखा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमिशन है ना लगातार अगर डिक्री इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है बढ़ रही है और इसमें यहां पर कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से इमिशन यानी कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ा या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और वहां पर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्रॉप के ऊपर डेफिनेटली आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ये एक किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल आपका वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी, वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्शन और वर्ल्ड के अंदर फूड स्कैर्सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये कह सकते हो क्वेश्चन मार्क यहां पर लग सकता है। और इसी प्रकार से अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ है, तो यहां पर तो हमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हुए इस माइक्रो क्लाइमेटिक और आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते जा रहे हैं उनको हमें बहुत क्रूशली जो है देखना पड़ेगा। अब बात आती है माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशंस क्या है। तो देखो माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जिस कंडीशन में या जिस एनवायरनमेंट में आपके प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को आप कुछ हद तक चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस यानी कि कुछ चेंज किए जा सकते हैं और इन चेंजेस की बदौलत ये हो सकता है कि हम आपकी क्रॉप को बेटर ग्रोथ और बेटर डेवलपमेंट दे सकते हैं जिसका रिजल्ट आपका एक इफेक्टिव यील्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि एक फील्ड के अंदर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप आर्टिफिशियली कुछ कंट्रोल कर सकते हो या ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करवाकर वहां पर बेटर ग्रोथ और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट जो है हमारे क्रॉप प्रोडक्टिविटी या यील्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बारी आती है कि शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट क्या है और दूसरा आपका है लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि हम फील्ड के अंदर पर्टिकुलर टाइम में ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे आपका जो क्लाइमेट है उसका नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम आपकी क्रॉप के ऊपर पड़ने वाला हो। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका हम लोग जो क्रॉप या वैरायटी जिसको ग्रो करवाने जा रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो सकती है, टॉलरेट हो सकती है उस कंडीशन में जहां पर आपका ग्रो करवाया जा रहा है वहां पर अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन में ड्रॉट की कंडीशंस काफी ज्यादा अकर करती है तो वहां पर हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करवा सकते हैं। या हम अगर हम बात करें तो ऐसा कोई रीजन हो सकता है, ऐसा कोई क्लाइमेट हो सकता है जहां पर फ्रोस्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा अकर करती है, मतलब टेम्परेचर लो देखने को मिलता है, तो वहां हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रोस्ट रेजिस्टेंट या फ्रोस्ट रेजिस्टेंट कल्टीवार या वैरायटी को ग्रो करवा सकते हैं जिससे इसके इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अलावा रो स्पेसिंग या ओरिएंटेशंस या हम लोग जैसे क्रॉप रोटेशंस इनको फॉलो करके वहां पर कुछ हद तक क्लाइमेट्स को चेंज किया जा सकता है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इतना ही। और फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन के अंदर बहुत लंबे अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हवाएं बहुत
तेज चलती है। वहां हम लोग विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेल्ट जैसे कंप्लीट जो ट्रीज हैं उनको, पेरिनियल ट्रीज को ग्रो करवा सकते हैं, वुडी ट्रीज को ग्रो करवा सकते हैं, जो विंड की स्पीड को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि विंड की स्पीड ही कम नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ में जो आपका वहां से इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है या हवा के साथ जो आपका मॉइस्चर लॉस होता है उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। जिससे कुछ हद तक वहां आप ये कह सकते हो कि जो आपका एक तो विंड का इंपैक्ट है उसकी वजह से जो लॉजिंग या फिर ब्रेकिंग प्रॉब्लम आती है प्लांट्स के अंदर, और दूसरा आपका जो वहां से मॉइस्चर लॉस हो रहा था उसको मिनिमम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, एक ऑप्टिमम इफेक्ट उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं माइक्रो क्लाइमेट के जो कि आपकी क्रॉप की ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख रहे हो सोलर रेडिएशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, और उसके बाद में हमारा एयर टेम्परेचर एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट रखता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, अगर ये सारे के सारे फैक्टर हमारे ऑप्टिमम होंगे। ठीक है, देखो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इनका इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, इनका एक ऑप्टिमम रेंज हर एक प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो 400 से 700 जो नैनोमीटर हमारी एक रेडिएशन होती है, जिसके अंदर प्लांट आपका क्या करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जिसको हम PAR के नाम से जानते हैं, ये हमारा बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी बारी आती है जी आपके टेम्परेचर की, तो हर एक क्रॉप के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर प्लांट आपका सर्वाइव करता है। जैसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें हर एक क्रॉप तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक जनरलाइज कंडीशन में मेंशन कर रहा हूं खरीफ और रबी क्रॉप के लिए। आप लोग जानते होंगे खरीफ सीजन की जो क्रॉप होती हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, और वहीं पर रबी सीजन क्रॉप के लिए जो आपका या कोल्ड सीजन जो क्रॉप होती है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होती है वो आपकी 20 से 25 के बीच में होती है। हाँ, ये अलग अलग प्लांट के केस में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना रहता है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करें जैसे विंड की बात करते हैं तो विंड एक एवरेज हमारी जो स्पीड होती है वो 4 to 6 किलोमीटर पर आवर एक इफेक्टिव और ये कह सकते हो ऑप्टिमम यील्ड होती है, सॉरी आपकी रेंज होती है जिसके बीच में प्लांट आपका सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर बहुत बड़ा मेजर चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलेगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके क्रॉप प्रोडक्शन पे हो सकता है, यानी कि कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो 40 to 60% आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एनवायरमेंट के अंदर वो बहुत जरूरी है एक बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और इसमें अगर कम और ज्यादा होता है तो उसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो सॉइल का टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। आप लोग जानते होंगे हमारी सॉइल के अंदर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें आपके प्लांट जो है वो बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ में ये भी कह सकते हो कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है प्लांट की, है ना, आप लोग जानते होंगे कि सॉइल इज नॉट ए डस्ट डेड, मतलब आपका डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक लिविंग पार्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल एक्टिविटीज और ये कह सकते हो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज देखने को मिलती है जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से इंपैक्ट करती है। और फिर बारी आती है जी आपकी सॉइल मॉइस्चर की, जिसके अंदर आपके माइक्रोपोर जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर ये कह सकते हो कि मॉइस्चर के साथ फिल होने चाहिए, वाटर के साथ फिल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपकी प्लांट के लिए एक अवेलेबल मॉइस्चर नहीं होगा। लेकिन यही अगर कम या ज़्यादा हो तो इसमें आपका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, प्लांट के ऊपर होगा या एग्रीकल्चर और इम्पैक्टिवली उसकी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अगर कोई चेंजेस आता है, कम या ज़्यादा होता है, तो फिर वहां पर ये क्रॉप को इंपैक्ट को चेंज करेंगे, और हम अगर इसमें थोड़े से बदलाव लाकर आपके क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्टिवली कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और यही आपके माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशंस हैं जो एग्रीकल्चर में करने जरूरी होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर ये चैप्टर आप लोग समझ लेते हो, ये टॉपिक आप लोग समझ लेते हो और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर अच्छे से हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। तो देखो सोलर रेडिएशन जो है वो आपको मैंने अभी बताया कि बहुत जरूरी है आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आपको पता होगा लाइट एनर्जी है जिसको प्लांट आपके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, है ना, आपको पता होगा
फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर पौधा अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, यहां क्या है कि आपकी रेडिएशन दो प्रकार की आती हैं, एक तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होती हैं, एक डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होती हैं। अब देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आपका ये मान के चलिए कि सन है और ये क्या कर रहा है, आपके पौधे के ऊपर डायरेक्टली रेडिएशन यहां पर आ रही है, लेकिन बीच में आपको पता है कि बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, क्लाउड हैं या आपके डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अब इनसे क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है वो आपकी थोड़ी बहुत डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो डिफ्यूज रेडिएशन आपकी अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट यहां से आई लेकिन इसके बाद यहां क्लाउड से टकरा के क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी टोटल रेडिएशन जो सन के सरफेस से आती है उसका लगभग फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो याद रखना डायरेक्ट सोलर रेडिएशन लगभग 45% कंट्रीब्यूट करती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में, और वहीं पर जो डिफ्यूज रेडिएशन होती हैं वो लगभग 65% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलता है क्वेश्चन कि जो आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है उसमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन, या हमारी जो डिफ्यूज रेडिएशन है उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो लगभग 65% कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिलता है किसका, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन का। ये तो हुआ एक रेडिएशन का इंपैक्ट हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की जो रेंज होती है, वेवलेंथ होती है, वो लगभग आपकी 400 टू 700 नैनोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, या 0.4 से लेके 0.7 आपका माइक्रोमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर अब बात की जाए तो यहां पर इंपैक्ट क्या है या उसका इफेक्ट क्या है, तो देखो एक चीज तो यहां पर हमें ये समझ में आती है कि आपका इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, साथ में ये हमारे सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑफ स्टेम, शूट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, थर्मल कंडीशंस और इवन दो जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है आपके प्लांट की और इफेक्ट ऑन द यील्ड है वो ओवरऑल बहुत बड़ा है सोलर रेडिएशन का। और इसकी बदौलत है कि आपका जो टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट के अंदर, चाहे वो सोइल का है या एयर का है, वो भी आपका इसी की वजह से इंपैक्ट होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रेडिएशन की बात करें तो उसमें तीन मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिलते हैं या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और ये तीन इफेक्ट कौन कौन से हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी आपका पीरियोडिक इफेक्ट, दूसरा आपका है फोटो सेंसिटिव इफेक्ट, और तीसरा है जी आपका फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब होता है, एक वर्ड आपका फोटोट्रॉपिज्म होता है और दूसरा आपका जियोट्रॉपिज्म होता है। ये आपके प्लांट की जो मूवमेंट होती है उसको शो करता है। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट है, और जो आगे जो वर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो प्लांट का एक पार्ट जो है वो हमारा लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, वो हमारा स्टेम होता है। ठीक है, और स्टेम आप लोगों को पता है कि लाइट की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है, और दूसरा हमारा पार्ट होता है रूट, जो कि आपका अर्थ की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर रूट पोर्शन जो है वो जियोट्रॉपिज्म शो करेगा और जो आपका स्टेम पोर्शन है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। वहीं अगर हम बात करें तो फोटो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द होल लाइफ, जब आपका प्लांट जर्मिनेशन से लेके जब तक हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक प्लांट क्या करता है, आपको पता होगा उस प्लांट के अंदर एक आपको देखने को मिलता है कि लाइट की वजह से या ओवरऑल जो लाइट है उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ड्यूरिंग द होल लाइफ, वो हमारा फोटो सेंसिटिविटी के द्वारा शो किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके प्लांट को हम लोग या तो किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करवा सकते हैं, जैसे हम खरीफ या फिर आपका रबी, तो वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लांट आपका फोटो सेंसिटिव कितना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल बहुत सारी ऐसी वेराइटीज आती हैं जो फोटो इनसेंसिटिव होती है ना। आपने देखा होगा कि आपकी वेराइटीज़ के ऊपर मेंशन किया जाता है, चाहे वो आईसीआर या फिर जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जब इन वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका बताया जाता है कि ये वेराइटीज़ जो यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं ये फोटो इंसेंसिटिव है या थर्मो इंसेंसिटिव है। तो आपका थर्मो इंसेंसिटिव का मतलब होता है कि उन वेराइटीज़ के ऊपर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फोटो इंसेंसिटिव का मतलब होता है कि उनको हम लोग किसी भी सीजन में ग्रो करवा सकते हैं, जो लाइट ड्यूरिंग द होल लाइफ हमारा इंपैक्ट पड़ता है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिक इफेक्ट या फोटो पीरियोडिज्म। ये वर्ड आपने सुना होगा, और इसके बिहाफ पर आपके प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है जी शॉर्ट डे प्लांट,
और दूसरा है जी लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा यहां पर है जी डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे। देखो, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट्स को लेस देन 12 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम। अब देखो, ये फोटो पीरियोडिज्म जो है वो हमारा डायरेक्टली एसोसिएटेड है किसके साथ, आपके फ्लावरिंग टाइम के साथ। ठीक है, तो फ्लावरिंग टाइम पर प्लांट को जितने आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से उसकी यील्ड के ऊपर काफी बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपके शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनको लेस देन 12 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स। और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनको मोर देन 12 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लगभग 14 से 16 घंटे। 16 घंटे पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन 12 to 14 आवर पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर उन प्लांट्स को मोर देन 12 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डे न्यूट्रल प्लांट के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे शॉर्ट डे की बात करें तो लगभग हमारे जितने भी खरीफ सीजन में प्लांट्स जो ग्रो करवाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, खरीफ सीजन में जितने भी प्लांट हैं या समर सीजन में जो प्लांट है ज्यादातर आपके शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो आपके रबी सीजन में जो प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। जैसे हमारा राइस है तो राइस क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। वीट है, वीट क्या है आपका, लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन जो डे न्यूट्रल प्लांट है उनमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो सकता है या हमारा टोमेटो हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्वेश्चन इज अबाउट द कि ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम जो आपका इंपैक्ट पड़ता है उसके बिहाफ पर हम उसको शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल में डिवाइड करते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर देखने को मिलती है कि आपका फोटोब्लास्टिक सीड है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, फोटोब्लास्टिक सीड। ये फोटोब्लास्टिक सीड का मतलब क्या होता है, या हम इसको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक भी बोलते हैं। अब देखो, जिन सीड की जर्मिनेशन ड्यू टू लाइट अगर इंपैक्ट होती है, मतलब लाइट की वजह से अगर उसकी सीड की जर्मिनेशन के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर वहां पर लाइट अवेलेबल ना होने के कारण सीड जर्मिनेशन नहीं करता, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। यानी कि जिन सीड को लाइट रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, तो वहां पर उसको बोला जाता है फोटोब्लास्टिक सीड या फिर पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, जिसका एग्जांपल आपका है टोमेटो, दूसरा एग्जांपल है आपका टोबैको, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका स्पाइनेक। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर आपका जर्मिनेशन के साथ एसोसिएटेड ये वर्ड है फोटोब्लास्टिज्म, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार आपके माइंड में आता होगा कि भाई ये क्या है और ये क्या है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर आरपीएससी एओ का, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। तो ये आपको जो मैंने बताया अभी यहां पर कि फोटो पीरियोडिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जो मेनली ये कह सकते हो कि जो आपका फ्लावरिंग टाइम है उसके ऊपर, अच्छा फ्लावरिंग टाइम पर ही जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फ्लावरिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। वहां पर फ्लावरिंग के टाइम पर आपका लीफ एक्सपेंशन, उसकी प्लांट की ग्रोथ, सीड डेवलपमेंट, आपका जो पोलन जर्मिनेशन, इन सभी के ऊपर इसका जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है, और ओवरऑल हमारा जो है उसकी यील्ड के ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि एयर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। अब एयर टेम्परेचर आपको बता चुका हूं जैसे, तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर बताता हूं कि आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो उसकी फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल जो प्रोसेसेस हैं उन सभी को इंपैक्ट करेगा, और इसके साथ में वो आपके प्लांट का ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल जो है उस टाइम पर जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है उसको भी इंपैक्ट करेगा। और इवन तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आती है तो वो ओवरऑल आपके ग्रोथ को इंपैक्ट करने वाली है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किसी भी क्रॉप को मैंने बताया था कि आपका खरीफ सीजन प्लांट है तो उसके लिए लगभग एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लगभग सभी क्रॉप की बात कर रहा हूं। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएंगी, जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पर राइस के बारे में। तो राइस का जो प्लांट है उसके लिए ऑप्टिमम जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम जो आपका टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो 28 से आपका 32 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है। तो लगभग यहां पर जो आपका 28 to 32 डिग्री सेल्सियस है, एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट, थोड़ा सा यहां पर जी। अब हमने बात की यहां पर कि लगभग कितना इंपैक्ट पड़ता है, तो हमने क्या बोला कि लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है राइस के ग्रोथ के लिए। लेकिन यहां पर 25 से 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 से 30, 25 से 30, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन यहां पर करेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो रबी सीजन प्लांट जो होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम वीट की बात करते हैं तो वीट के लिए लगभग कितना होता है, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है ना। अब देखो एक चीज को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है
तो अगर इसमें वेरिएशन आई तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में आपकी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका बहुत लो टेम्परेचर हुआ, तो लो टेम्परेचर के केस में प्लांट के अंदर कई प्रकार की इंजरीज देखने को मिलती है, जैसे हमारा चिलिंग इंजरी हो गया, या आपका फ्रीजिंग इंजरी हो गया, या फ्रोस्ट इंजरी हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि आपके प्लांट के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो टेम्परेचर जो है वो लो होने की वजह से कई बार सफोकेशन और हैविंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर हो गया सफोकेशन, और दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैविंग, है ना, ये भी आपकी इंजरीज होती है जो आपके लो टेम्परेचर की वजह से देखने को मिलती है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। और दूसरा आपका होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आपने देखा होगा या तो स्कॉर्चिंग हो जाता है, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो कई बार गिडलिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग बात करें तो सन बर्निंग, है ना, ये भी आपको देखने को मिलता है, या फिर सन स्काल्डिंग भी देखने को मिलता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि आपका ज्यादातर यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अगर हम चिलिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप का अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर जो हमारी ट्रॉपिकल क्रॉप होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे मिनिमम टेम्परेचर उस क्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड है वो लगभग आपका 10 से 12 या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, लेकिन क्या हुआ, किसी कंडीशन में टेम्परेचर आपका बिलो चला गया, लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो क्या होगा, ये जो क्रॉप आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप होती है वो इस कंडीशन में सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारी वेदर एबनॉर्मलिटीज अकर करती हैं और रात के टाइम पर ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस क्रॉप की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है और उसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप के ऊपर। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो एक प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है या जो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उनके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली यील्ड के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। वहीं हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग का मतलब होता है जब टेम्परेचर आपका लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके प्लांट के अंदर जो सेल सैप होता है, यानी कि सेल के अंदर आपको पता है लिक्विड यानी कि वाटर प्रेजेंट है और वो धीरे धीरे आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां जो वाटर अगर फ्रीज होगा तो आपको पता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उसमें अगर वाटर एक्सपेंड होगा तो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो फटना स्टार्ट हो जाएंगी, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ये जानते हो अच्छे से कि एक प्रकार से इंटरनल इंजरीज होने के कारण प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है। और उसके बाद में बारी आती है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, जो आपका एकदम से कई बार आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम पर टेम्परेचर आपका या मॉर्निंग के अंदर या आफ्टरनून में टेम्परेचर काफी नॉर्मल था, लेकिन इवनिंग तक होते होते या रात होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो आपकी ठंडी हवाएं चलने के कारण क्या होता है कि रात में टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री चला जाता है, एकदम से आपका अल्टरनेट टेम्परेचर में चेंज होता है और उसकी वजह से फ्रोस्ट, हम लोग कोहरा उसको बोल देते हैं। ये फोग नहीं है, फोग अलग चीज होती है। फोग का मतलब धुंध है जिसके अंदर विजिबिलिटी आपकी लो होती है, लेकिन यहां पर आपका टेम्परेचर काफी लो चला जाता है और अल्टीमेटली जो सरफेस या आपका नियर ग्राउंड सरफेस में आपका जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अंदर वो भी फ्रीज होकर आपका एक प्रकार से एक आइस की लेयर बन जाती है और जिसकी वजह से प्लांट अल्टीमेटली जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, और फिर यहां पर बारी आती है जी सफोकेशन। सफोकेशन ज्यादातर आपको उन रीजंस में देखने को मिलती है जहां पर बर्फ गिरती है। एक प्रकार से क्या होता है कि बर्फ की लेयर पूरे सरफेस पर जम जाती है जिसकी वजह से आपका जो एयर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी और वहां आपका रेस्पिरेशन जो है, रूट रेस्पिरेशन, उसमें एब्रप्शन देखने को मिलता है और ओवरऑल ये कह सकते हो कि आपका सीड वहां पर या सॉरी प्लांट वहां पर आपका ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके अंदर जो है वाटर अपटेक या फिर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली क्रॉप की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंपैक्ट हो जाएगी। हैविंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जब आपका सोइल का टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो सोइल या रूट जोन के अंदर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है और उसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड होने के कारण रूट जोन में आपकी रूट एब्रप्ट हो जाती है, वो अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो जाती है और वहां पर एक हैवी इंजरी देखने को मिलती है, उसको हम हैविंग के नाम से जानते हैं। ये सिट्रस प्लांट में काफी पॉपुलर आपका एक प्रॉब्लम है। वहीं अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो स्कॉर्चिंग होता है। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार स्किन जो है वो स्टेम की या फिर आपका लीफ के अंदर भी नेक्रोसिस वगैरह हो जाती है तो उसको हम स्कॉर्चिंग के नाम से जानते हैं। और गिडलिंग ये स्पेसिफिकली आपका उन सॉइल में देखने को मिलती है, खासकर हम सैंडी सॉइल की बात कर सकते हैं। गिडलिंग में क्या होता है कि सैंडी सॉइल के अंदर आपका सैंडी सॉइल ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सैंडी सॉइल में टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी डिक्रीज भी होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका खासकर सीडलिंग जिस टाइम पर जर्मिनेट कर रहा होता है तो उसकी स्किन काफी सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और वो सीडलिंग उस
सैंडी रीजन के अंदर आपकी सोइल के साथ इंटैक्ट होने के कारण वहां पर उस पर्टिकुलर कोलर रीजन जो आपका सोइल के साथ इंटैक्टेड है, वहां आपको डेड टिश्यूज देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आपका कनेक्टिंग टिश्यूज में एक प्रकार से ये कह सकते हो डेड होने के कारण जो आपका वाटर का और बाकी जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो बंद हो जाता है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम के ऊपर जो है आपका बंद होने के कारण यहां पर सीडलिंग मर जाती है, डेड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गिडलिंग। ठीक है, और ये ज्यादातर मैंने आपको बता दिया कि उन केसेस में देखने को मिलता है, ज्यादातर सीडलिंग के अंदर देखने को मिलता है या फिर आपका सैंडी सोइल जहां पर होती है वहां देखने को मिलता है। बर्निंग बर्निंग ये सन बर्निंग कह सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि सनलाइट में जो एरिया आपका एक्सपोज्ड होता है या सनलाइट में ज्यादा आपका जो है एक्सपोजिंग होने के कारण जो स्कॉर्चिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लीफ एरिया, स्टेम एरिया ज्यादातर जो ग्रीन है या सकुलेंट पार्ट है वो कहीं ना कहीं डेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे नेक्रोसिस देखने को मिलता है, उसको हम सन बर्निंग के नाम से जानते हैं। सन स्काल्डिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार टमाटर देखा होगा, एक साइड से येलो होता है, एक साइड से आपका रेड होता है, तो वहां पर आप ये कह सकते हो जो पार्ट आपका सनलाइट में ज्यादा एक्सपोज्ड है वो आपका उसमें नेक्रोसिस या फिर ये कह सकते हो टिश्यूज डेड हो जाते हैं या टिश्यूज आपके एक प्रकार से उसमें डिसकलरेशन आपको देखने को मिलता है और उसको हम लोग सन स्काल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका प्लांट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसमें अगर मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा बहुत चेंजेस करें तो डेफिनेटली इससे हम लोग बच सकते हैं, यानी कि आपका टेंपरेचर में चेंजेस करके, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो एक्सट्रीम हाई टेंपरेचर, एक्सट्रीम लो टेंपरेचर। अगर आपका टेंपरेचर हाई है यानी कि 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है या एक्सट्रीम लो हो चुका है, -4 डिग्री पहुंच चुका है या 4 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, तो उस कंडीशन में ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे स्टेम गिल्डिंग आप लोग देख सकते हो, चिलिंग इंजरी देख सकते हो, सन स्काल्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर आपकी सोइल का टेंपरेचर मैंने वो भी बताया आपको किस प्रकार से इंपैक्ट करेगा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका अच्छा सोइल के अंदर केवल इतना ही इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि सोइल के अंदर टेंपरेचर इंक्रीज होने के कारण एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर जो है, अब देखो इवेपोट्रांसपिरेशन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, टेंपरेचर के साथ ये इवेपोट्रांसपिरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो भी आपका प्लांट और उसका नियर बाय रीजन है उसमें से मॉइस्चर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर और ये एनवायरमेंट में चला जाता है। अब क्या होता है कि अगर ये इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाए किससे, जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट है या वाटर अवेलेबिलिटी है उससे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर आपकी विल्टिंग देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ देखने को मिलेगी या फिर यील्ड में एक आपका नेगेटिव इंप्रेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो इवेपोट्रांसपिरेशन अगर आपका लो है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन अगर लो होता है तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि वाटर रिक्वायरमेंट या जो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है और इवेपोट्रांसपिरेशन कम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। फिर वहां ये हो सकता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है तो फिर वहां ये कह सकते हो कि आपकी एनारोबिक कंडीशन होने के कारण रूट में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन ये जरूरी है कि वहां पर एक बैलेंस फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, आपका वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं अवेलेबल है सोइल के अंदर तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो यहां आपका इवेपोट्रांसपिरेशन भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो कि देखने को मिलता है। अच्छा, अगर टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पोलन जर्मिनेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक फीमेल पार्ट होता है और एक आपका मेल पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है जिसके हम एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक आपका ओवरी है। ठीक है, तो अब स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है कि पोलन जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। जैसे यहां ये आपका पोलन इसके अंदर प्रेजेंट है एंथर के अंदर, और ये पोलन जब इसके ऊपर आएगा तो स्टिग्मा क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। लेकिन अगर टेंपरेचर एक्सट्रीम हाई है तो वहां पर क्या होता है कि ये स्टिग्मा बिल्कुल ड्राई हो जाता है और पोलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब या पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली एक प्रकार से आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट ना होने के कारण ना तो सीड डेवलपमेंट होगा ना फ्रूट डेवलपमेंट होगा, तो यील्ड आपकी डिक्रीज हुई, तो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आपका विंड को मैंने बताया कि अगर प्रॉपर विंड की सप्लाई अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर आपका बहुत ज्यादा हाई है, दोनों ही केसेस में क्रॉप आपकी खराब हो जाती है। तो एक 4 to 6 किलोमीटर रेंज यहां बहुत जरूरी है, जो कि विंड की एवरेज स्पीड हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगर ये नहीं है वहां पर, यानी कि बिल्कुल कम हो चुकी है, तो उस केस में सफोकेशन जैसी समस्याएं आएंगी, यानी कि एयर प्रॉपर ब्लो ना करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो सकती है, या फिर आपका वहां पर ये कह सकते हो कि आपका पोलिनेटर्स जो है उनकी एक्टिविटी लो हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पोलन ट्रांसफर नहीं होगा। खासकर जो ये कह सकते हो कि जो हमारी क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है उनके अंदर यील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक दूसरी बात यहां पर ये है कि हाइट, अगर विंड बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है तो उस केस में वो प्लांट की जो ब्रांचेस हैं या प्लांट है उसको अप्रूट कर सकती हैं, उसको एक प्रकार से लॉजिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यील्ड में आपका एक प्रकार से नेगेटिव लॉस देखने को मिलेगा। फिर बारी आती है जी एयर ह्यूमिडिटी। अब एयर ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एनवायरमेंट में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर कम होने के केस में आप लोग जानते हो विल्टिंग या आप कह सकते हो
कंडीशन, इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होना, ये सब देखने को मिलेगा। अच्छा, वहां अगर विंड की स्पीड बढ़ा दें तो उस केस में एनवायरमेंट के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। तो एक प्रकार से ये जो फैक्टर्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ काफी हद तक एसोसिएटेड है। जैसे सोलर रेडिएशन अगर कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर टेम्परेचर भी आपका हाई हो सकता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो मैंने क्या बताया कि विंड की स्पीड जहां पर ज्यादा होती है वहां पर ये भी कह सकते हो। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जैसे किसी भी रीजन के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, एयर आपकी राइज होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है जी, आपका लो हो जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण आपको पता है यहां पर लोअर प्रेशर होगा, तो अब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ विंड क्या करना स्टार्ट करती है, मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। और उस केस में हम ये बोलते हैं कि विंड वहां पर ब्लो करेगी हाई स्पीड के साथ, तो जिसका मतलब है कि यहां से इवेपोट्रांसपिरेशन उसकी वजह से भी राइज होगा। समझ में आ रहा है? तो काफी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। तो यहां इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम आपके कुछ प्रिकॉशन मेजर ही फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आपका जो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने बताया कि जो हमारी ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, अब चाहे वो आपकी लो है या हाई है, दोनों को ही हम लोग एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एग्रीकल्चर के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है इन क्लाइमेटिक या आपके इन एलिमेंट्स का, तो वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं और आपकी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां हम बात करें तो सबसे पहले कुछ आपके ये प्रिकॉशन मेजर हैं जिन टेक्निक को आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये डॉक्टर एसआर गैटकर के द्वारा इनको जो है ये कह सकते हो कि माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन से रिकमेंडेशन दी गई है। जैसे कंट्रोलिंग हीट लोड, जिसके अंदर आप हीट को ट्रैप कर सकते हो या फिर हीट को इवेज कर सकते हो। ट्रैप करने का मतलब होता है कि उसको आपका कैप्चर किया जाए, और इवेजन करने का मतलब हो कि उसको आपका रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, ट्रैप करने में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका रो स्पेसिंग ओरिएंटेशन कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपका मल्चिंग कर सकते हैं, ग्रीन हाउसिंग कर सकते हैं, या बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू कर सकते हैं, जिनका मेन टारगेट क्या होता है कि यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी जहां आपका टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर अवेलेबल कम है, वहां हम क्या कर सकते हैं, उस हीट को ट्रैप कर सकते हैं, ताकि जो सोइल का मॉइस्चर है, सोइल का जो आपका टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर हाई लो टेम्परेचर की समस्याएं होती है वहां पर हम लोग मल्चिंग कर देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आपका एक सीट से कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर है और सोइल का टेम्परेचर, उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रैप कर सकते हैं। दूसरा आपका है हीट का इवेजन करना, जिसके अंदर हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पता है क्रॉप आपके जो हायर प्लांट है वो लोअर प्लांट के, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके शेड लविंग प्लांट होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हायर प्लांट को ग्रो करवा देंगे, तो उसकी शेड के अंदर आराम से जो लोअर प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो शेड लविंग है और वहां पर इजीली उनको ग्रो करवाया जा सकता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर के केस में वो प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा बार ये आपकी इंक्रीजिंग द प्लांट डेंसिटी, प्लांट की डेंसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, तो कुछ हद तक आपका जो शेडिंग है या फिर वहां पर एक दूसरे के ऊपर जो डायरेक्ट रेडिएशन का इंपैक्ट है उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है, जिससे टेम्परेचर आपका लो होगा। तीसरा आपका आता है मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग, जो मैंने अभी बताया कि मतलब आपके हाई टेम्परेचर हो सकते हैं, सॉरी हाई डिफरेंट लेवल ऑफ प्लांट हो सकते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ ग्रो करवाने की वजह से जो हायर प्लांट है वो आपकी हीट को ऊपर ही ट्रैप कर लेंगे और नीचे आपका लाइट को या टेम्परेचर को नहीं उतना इंपैक्ट होने देंगे। फिर आपकी बारी आती है मल्चिंग। अब मल्चिंग को हीट ट्रैपिंग के लिए भी यूज करते हैं, मल्चिंग को आपका हीट इवेजन के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम उसको विंटर्स में यूज करते हैं तो वो आपका हीट को ट्रैप करने का काम करेगा, और अगर हम यहां पर आपका गर्मियों में यूज करते हैं तो वो आपके हीट को इवेजन करने का काम करेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, मल्चिंग। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मल्चिंग के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्लास्टिक मल्चिंग का पूरा अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, और नॉर्मल जो आपका ऑर्गेनिक मल्च है उसके ऊपर पूरा डिटेल में अलग से लेक्चर बनाया हुआ है। लेकिन आप उस लेक्चर को देख सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि मल्चिंग का मतलब होता है कि आप फील्ड के ऊपर किसी भी प्रकार की एक लेयरिंग बनाते हो, वो प्लास्टिक सीट की भी हो सकती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की भी हो सकती है, जिससे क्या होता है कि सर्दियों के अंदर जो हमारी सोइल का जो हीट है वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, उसको वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाता है, बाहर आने से रोका जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं सोइल के टेम्परेचर के साथ उतना कोरिलेट नहीं करेगा, और जिससे आपका सोइल का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, और वहां पर जो आपकी सफोकेशन या फिर ये कह सकते हो कि सोइल के अंदर आपकी जो हैविंग जैसी समस्याएं वो नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरी हम बात करें तो गर्मियों के अंदर जो आपका ऊपर का टेम्परेचर है वो अगर रेडिएशन डायरेक्टली आती है तो उसको रेडिएशन को कैप्चर कर लिया जाएगा मल्च के द्वारा, और वो सोइल के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको भी कम किया जा सकता है, और साथ में जो हीट या आपके टेम्परेचर का इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। फिर बारी आती है जी कंट्रोलिंग द विंड स्पीड। विंड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेल्ट
का प्रयोग में ला सकते हैं। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि ट्रीज की जो रो है वो आपकी विंडवार्ड साइड के अंदर, जहां से विंड आती है उस साइड में हम लोग लगा देते हैं, जिससे उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर बारी आती है जी इंप्रूविंग द वाटर बैलेंस। अब इसका मतलब है एक तो इवेपोट्रांसपिरेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, जिसमें मैंने अभी बताया कि आप मल्च को फॉलो कर सकते हो, क्रॉप रेजिड्यू को सरफेस के ऊपर कवर के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग कवर क्रॉप को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है थिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि आपकी नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे आपका जो सोइल का कवरेज है वो सोइल आपकी कवर हो जाएगी, तो वहां से डायरेक्टली जो आपका इवेपोरेशन है या लॉस ऑफ मॉइस्चर है उसको कम कर सकते हैं। फिर बारी आती है जी इंक्रीजिंग द इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने का मतलब है कि जो भी आपका एनवायरमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में सोइल के सरफेस पर मॉइस्चर आता है उसको सोइल के अंदर क्या किया जाए, आपका इंक्रीज किया जाए। क्योंकि देखो आपने देखा होगा ज्यादातर आपका मॉइस्चर अगर आएगा या रेनफॉल आएगा तो वो रन ऑफ लॉस हो जाता है, वो सोइल से बह के कहीं और चला जाता है। इस केस में हम लोग क्या करें, सोइल को टिल कर ले ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका मॉइस्चर जो है उस सोइल के अंदर कंजर्व किया जाए, और साथ में हम लोग रो टू रो स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और वहीं पर बारी आती है जी मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके अंदर हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स को यूज कर सकते हैं ताकि आपका ट्रांसपिरेशन लॉस प्लांट से क्या हो सके, मिनिमम से मिनिमम हो सके, कम हो सके। फिर बारी आती है थ्रू द क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर मतलब क्या है, हम अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम जैसे कि आपका क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हैं, रिले क्रॉपिंग को फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा होगा रिले क्रॉपिंग के अंदर प्रीवियस सोइल का जो प्रीवियस क्रॉप के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो एंड में यूज किया जा सकता है आपके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट में आपकी बारी आती है थ्रू द टिलेज। टिलेज के द्वारा भी काफी हद तक आपके टेम्परेचर या सोइल टेम्परेचर या सोइल की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज किया जा सकता है। आपने देखा होगा सोइल का स्ट्रक्चर जो है वो हम टिलेज के द्वारा काफी हद तक जो है मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, टिलेज के द्वारा हम सरफेस के ऊपर जो आपकी लेवलिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम लेवलर को यूज करके और टिलेज करके वहां पर आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तीसरा हमारा ये होता है कि सोइल के अंदर आपका मैक्सिमम वाटर को इन्फिल्ट्रेट किया जाए, परकोलेट किया जाए, तो कई बार सोइल के अंदर हार्ड पेन बन जाता है, तो वहां पर हम टिलेज को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम सोइल को कंजर्व करने के लिए। अब जैसे डस्ट मल्चिंग है या फिर आपका सोइल मल्चिंग है, उसका मतलब यही होता है कि सोइल को टिल करके हम लोग क्या करें, उसमें मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करें। अब जैसे हम कंट्रोलिंग हीट लोड की बात करें तो उसमें हीट इवेजन को मैंने बताया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वही आपका सेम चीज यहां पर मेंशन की गई है। उसके बाद में आपका हीट ट्रैपिंग की बात की तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हीट को ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग का एग्जाम्पल होता है सोलर आपका सॉरी माफी चाहता हूं आपका इसके अंदर की ग्रीन हाउस आपका जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जितनी भी आपकी लाइट यहां पर आती है उसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है इन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं खासकर उन एरियाज के अंदर जहां पर आपकी काफी ठंड पड़ती है, उन एरिया में, क्योंकि वहां पर जो है ज्यादातर आपको पता है कि टेम्परेचर लो होने की वजह से चिलिंग इंजरी या फ्रीजिंग इंजरी या फ्रोस्ट इंजरी की वजह से क्रॉप आपकी सर्वाइव नहीं कर पाती। फिर बारी आती है जी आपकी यहां पर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रोस्ट एंड आपका रो स्पेसिंग, रो ओरिएंटेशन। तो देखो इसमें याद रखना कि रो ओरिएंटेशन में क्या है कि मैक्सिमम लाइट का इंटरसेप्शन जो है हम लोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है ईस्ट वेस्ट रो ओरिएंटेशन जो है वो ज्यादा पॉपुलर होता है अदर देन आपके नॉर्थ साउथ रो ओरिएंटेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे आपका यहां पर क्या है इस डायरेक्शन है तो इसमें क्या होगा आपको पता है कि मैक्सिमम जैसे यहां से लेके अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो आपकी क्या है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार से रो होने के कारण प्रॉपर लाइट कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं हीट को ट्रैप करने की। लेकिन अगर जैसे मान के चलिए ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसमें क्या होगा, जैसे ईस्ट से साउथ की तरफ जाएगा तो यहां पर क्या है कि आपकी ये रोज क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम लाइट का कैप्चर कर पाएंगी, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली आपका प्लांट की ग्रोथ के अंदर इस लाइट का काफी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपको मैंने बता दिया था ये वाला पार्ट। अच्छा, फ्रोस्ट से कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि फ्रोस्ट को मिनिमाइज करने के लिए या आपका ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर के अंदर अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है उसको वो मिनिमाइज करने का काम करेगा, टेम्परेचर लो है तो उसको आपका थोड़ा सा इंक्रीज करने का काम करेगा। मतलब एक प्रकार से आपके टेम्परेचर को बफर करने का काम करता है आपका वाटर। तो वाटर को एज ए रेगुलेटरी की फॉर्म में यूज किया जाता है हाई और लो टेम्परेचर के केस के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्रॉप होता है उस क्रॉप के रेजिड्यू को बर्नआउट किया जाता है फील्ड के अंदर जहां पर फ्रोस्ट जैसी समस्याएं होती है, क्योंकि इस कंडीशन में काफी हद तक उस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो हमारा जो है हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं और वहां पर फ्रोस्ट या फिर जो लो टेम्परेचर की समस्या है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है जी कंट्रोलिंग द विंड स्पीड। तो मैंने बताया विंड ब्रेक या फिर शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि विंड की स्पीड को लो डाउन करने का काम करेगा, और शेल्टर बेल्ट मतलब
मतलब रो ऑफ ट्रीज हम लोग जो है खासकर विंड वार्ड साइड के अंदर लगा देते हैं, जिस साइड से विंड आती है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया प्रोटेक्टेड इन विंडवार्ड साइड इज 5 to 10 टाइम हाइट ऑफ द बैरियर एंड लीवार्ड साइड इज 30 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द बैरियर। मतलब क्या है कि कितना आपका एरिया हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी प्लांट की हाइट है 10 मीटर है, तो इसका लगभग इधर का जो लगभग ये कह सकते हो कि 5 से 10 गुना यानी कि 50 मीटर तक का एरिया जो होगा वो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर विंड का इंपैक्ट कम पड़ेगा। और अगर हम इधर वाली साइड बात करेंगे, जैसे इधर से हवा आ रही है तो इस साइड वाली जो साइड है वो कम से कम ये कह सकते हो कि 300 मीटर तक का जो एरिया होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 10 से 11 मीटर प्लांट आपका हाइट है, तो वो लगभग क्या करेगा विंडवार्ड साइड के अंदर अप टू 100 और ये कह सकते हो कि लगभग आपका 300 मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया इस साइड का कवर करने का काम करेगा। मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हो कि दोनों साइड के अंदर लगभग आपका काफी हद तक एरिया प्रोटेक्टेड हो जाता है, किसकी वजह से, शेल्टर बेल्ट की वजह से, जो हमारी ट्रीज की रो लगाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि इससे आपका काफी हद तक इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका इंप्रूविंग द वाटर बैलेंस, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने बोला कि इवेपोट्रांसपिरेशन किसी रीजन में बढ़ सकता है या हमारा रन ऑफ फ्लोस बढ़ जाता है, तो उस वाटर को कैप्चर करना बहुत जरूरी है, वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। वाटर की वजह से ना तो वाटर लॉगिंग होना चाहिए और ना ही आपका वाटर का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज, खासकर जहां पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन है या आपका इवेपोट्रांसपिरेशन अगर बड़ी समस्या है, यानी कि किसी रीजन के अंदर आपका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण या विंड की स्पीड ज्यादा होने के कारण ट्रांसपिरेशन लॉस अगर ज्यादा होते हैं, तो उस रीजन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वाटर को मैनेज किया जा सकता है, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आपका है कि एंटी ट्रांसपेरेंट, तो एंटी ट्रांसपेरेंट आपको वैसे भी बहुत बार पता है और मैंने इसका स्पेसिफिकली वीडियो भी एक अलग से बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, तो ये क्या करते हैं आपके एट्राजिन जैसे हर्बिसाइड्स को यूज कर सकते हैं या फिर फंगिसाइड जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि स्टोमेटा ही एक मेजर पार्ट होता है आपके प्लांट के अंदर जहां से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर करती है, ठीक है। दूसरा है जी फिल्म फॉर्मिंग, ये क्या करते हैं आपके लीफ के सरफेस एरिया के ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका वैक्सी कवरिंग होने के कारण वहां से इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्टेंट, जो कि आपकी लाइट जो आती है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, कि एल्बिडो को हाई कर दिया जाता है, जिसका मतलब यहां पर मेन ये कह सकते हो कि केओलिन की स्प्रे हो सकती है, लाइम हो सकता है, जो कि आपका रिफ्लेक्टेंस का काम करते हैं। और फिर एग्जांपल के तौर पे आपका ग्रोथ रिटार्डेंट, जिसको हम साइकोसेल को यूज कर सकते हैं, ये भी आपके ड्रॉट या फिर ये कह सकते हो लोअर आपका जो मॉइस्चर है उसको इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हो कि एक बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके मॉइस्चर को कंट्रोल करने में या फिर जहां पर ट्रांसपिरेशन की समस्या ज्यादा होती है उसको मैनेज करने में। तो इनके एग्जांपल बहुत जरूरी है, जिनको आप लोग जरूर याद करिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द क्रॉपिंग सिस्टम, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या फिर आपके एले क्रॉपिंग जैसे सिस्टम्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, आपका मॉइस्चर को, टेम्परेचर को, आपका एयर के मॉडिफिकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम लोग एले क्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रीज की रो लगाई जाती है और उसके इन बिटवीन आपके प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये इसके ऊपर जो विंड का इंपैक्ट है या जो टेम्परेचर का इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने बात की थी कि रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो प्रीवियस क्रॉप का मॉइस्चर होता है फील्ड के अंदर उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर बारी आती है जी आपकी यहां पर थ्रू द टीलेज, तो टीलेज को मैंने बताया था कि टीलेज अगर ऑप्टिमम लेवल से की जाए तो आपकी सॉइल के अंदर टीलेज को मैनेज करके हम लोग एक तो रन ऑफ फ्लोस को डिक्रीज कर सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर को इंक्रीज किया जा सकता है, सॉइल को मॉइस्चर होल्डिंग को बढ़ाया जा सकता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम बदलाव करके आपका जो है मॉइस्चर के साथ साथ आपकी प्लांट के लिए जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो आपका है पार्ट टेक्निक ऑफ द वेदर मॉडिफिकेशन, तो जिसमें हम हेल्थ सेपरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि जैसे कॉम्युलोनिम्बस क्लाउड are the hell producing cloud and shading of cloud of hell separation is done by the sprinkling silver iodide in acetone by aircraft or ground based generator and silver iodide add freezing nuclei for producing the large number of ice crystal and smaller size hailstone than the natural। मतलब क्या होता है कि अगर हम खासकर ऐसे क्लाउड जहां पर ज्यादा आकर करते हैं जिनको हम कॉम्युलोनिम्बस के नाम से जानते हैं, उस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीडिंग ऑफ क्लाउड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक हीटिंग सीडिंग ऑफ क्लाउड होता है, एक आपका जो है कूलिंग सीडिंग ऑफ क्लाउड होता है जिसके अंदर हम सिल्वर आयोडाइड को यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग में लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हेलस्टोन यानी कि जो हेल का साइज होता है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं नेचुरल फॉर्म से। तो ये आपका एक काफी ये कह सकते हो आर्टिफिशियल इंपैक्ट है एक टेम्परेचर को मैनेज करने का, सॉरी आपके प्रेसिपिटेशन के इंपैक्ट को मिनिमाइज करने का। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारी सिल्वर आयोडाइड है इसकी स्प्रे करने से क्या होगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा जो कि वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन होगा और ये एक प्रकार से जो हमारा जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है या
जो आइस क्रिस्टल्स हैं उनको एक प्रकार से रेन ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होगा कोल्ड क्लाउड शेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा वार्म क्लाउड शेडिंग की बात करें तो इसमें सोडियम या फिर कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग हम लोग फॉर्म में यूज करते हैं। और रेनफॉल फ्रॉम द कन्वेक्टिव और द ओरोग्राफिक क्लाउड या प्रेसिपिटेशन। साइक्लोन जो है ये भी मॉडिफाइंग कर सकते हैं आपके शेडिंग के द्वारा, सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका फ्रोस्ट मॉडिफिकेशन, तो फ्रोस्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है जहां पर लोअर टेम्परेचर एकदम से एक्सट्रीम बढ़ जाता है, लो हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग इरिगेशन की फैसिलिटीज को यूज करके या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरहेड स्प्रिंकलर यूज करके, सैंडिंग यूज करके, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिटिल सैंड एडिशन इन सॉइल रेज द टेम्परेचर ऑफ द क्ले सॉइल, मतलब क्ले सॉइल के अंदर अगर हम थोड़ा बहुत तो आपका सैंडी कंटेंट को ऐड कर देते हैं तो उससे टेम्परेचर काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा हम लोग विंड मशीन को यूज कर सकते हैं आपके अपर एयर को वार्म करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे आपकी अपर वार्म एयर है उसको मिक्स करके और क्या किया जा सकता है, लोअर जो ग्राउंड लेवल का जो आपका टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा अभी तक का था जिसके अंदर हमने कि क्लाइमेट को या आपके जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर इसका जो इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा ओवरऑल पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बाकी मैंने काफी इनमें से टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिटेल में अलग से बताया हुआ है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करवा दिया है, उनको जाकर आप लोग जरूर देखना, क्योंकि वहां पर उनको डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। बाकी आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको रिक्वायर्ड है आने वाले टाइम के लिए और आपको लगता है कि आपको वो डिस्कस करना चाहिए, तो हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लगी या फिर हमें लगा कि इस टॉपिक को जरूर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ही समय लगेगा उस टॉपिक को डिस्कस जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट सेशंस और एग्रीकल्चर नॉलेज के लिए और करंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।